Hello students, welcome to HK Academy. Myself Dr. Hemant Kumar. Today we are going to start a lecture related to the series called Public Administration in India. आज हम भारत में लोक प्रशासन सीरीज का अगला अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण या समाज कल्याण। इस अध्याय में जिन थीम्स को शामिल किया गया है वह है सोशल वेलफेयर, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, अप्रोचेस ऑफ द सोशल वेलफेयर मीन्स समाज कल्याण, अवधारणा और परिभाषाएं, समाज कल्याण की उपागमें, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण प्रशासन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण प्रशासन के उद्देश्य, सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया, भारत में समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में समाज कल्याण प्रशासन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर इज एन एस्टेब्लिशमेंट consisting of laws governed by the activities of private or public agencies. Through this, individuals and households have defined some consumptions rights and money and minimum social services for distribution. The aim of contributing to mitigating or solving recognized social problems in addition to the norms prevailing in groups, marketplaces, or systems. In the same way, directly enhancing the individual's well-being, communities, and groups. Social welfare is systematized resources, provisions, and services for society to solve social problems. सामाजिक कल्याण एक प्रतिष्ठान है जिसमें कानून शामिल है जो निजी या सार्वजनिक एजेंसियों की गतिविधियों द्वारा शासित होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्तियों और परिवारों ने वितरण के लिए कुछ उपभोग, अधिकार और धन और न्यूनतम सामाजिक सेवाओं को परिभाषित किया है। मान्यता प्राप्त सामाजिक समस्याओं को कम करने या हल करने में योगदान देने का उद्देश्य समूहों, बाजारों या प्रणालियों में प्रचलित मानदंडों के अलावा सीधे व्यक्ति की भलाई, समुदायों और समूहों को बढ़ाता है। सामाजिक कल्याण सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समाज के लिए एक व्यवस्थित संसाधनों का प्रावधान और सेवाएं है। The aim of social welfare is to address a range of social issues. It is a goal for the well-being of the entire society and a particular class and person. The general public's rising level of living, the legal requirements of individualized medical care in cases of the disease, educational and recreational reforms in anti-social groups, and cooperation between the various classes are its acknowledged target. सामाजिक कल्याण का उद्देश्य सामाजिक मुद्दों की श्रृंखला को संबोधित करना है। यह पूरे समाज और एक विशेष वर्ग और व्यक्ति की भलाई के लिए एक उद्देश्य है। आम जनता का बढ़ता जीवन स्तर, बीमारी के मामलों में व्यक्तिगत चिकित्सा देखभाल की कानूनी आवश्यकता, असामाजिक समूहों में शैक्षिक और मनोरंजक सुधार और विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग इसके स्वीकृत उद्देश्य है। The main characteristics of the welfare state is the responsibility for a minimum standard of economic and social security for all its citizens. कल्याणकारी राज्य की मुख्य विशेषता अपने सभी नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानक की जिम्मेदारी है। In social welfare, there are services organized for those people who are the weaker section of society. समाज कल्याण में उन लोगों के लिए सेवाएं आयोजित की जाती है जो समाज के कमजोर वर्ग है। Jeremy Bentham, who is regarded as one of the most influential and historical authors on welfare issues, stated that a society is a made-up group of people who are constituted as its members. According to this definition, a community's interests
are the culmination of those of its constituents. जर्मी बेंथम, जिन्हें कल्याणकारी मुद्दों पर सबसे प्रभावशाली और ऐतिहासिक लेखकों में से एक माना जाता है, ने कहा था कि एक समाज लोगों का बना हुआ समूह है जो इसके सदस्यों के रूप में गठित होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार इस समुदाय के हित उसके घटकों के हितों की पराकाष्ठा है। According to the definition of social welfare given by the United Nations, it is a condition of whole physical, mental and social well-being, not just the amelioration of certain social evils. संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई सामाजिक कल्याण की परिभाषा के अनुसार यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि सिर्फ कुछ सामाजिक बुराइयों का सुधार। राल्फ डोरगोफ, social welfare can be defined as a social intervention that aims to boost or continue the social work of the people in society. राल्फ डोरगोफ सामाजिक कल्याण को एक सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य समाज में लोगों के सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना या जारी रखना है। रिचर्ड टिटमस, all associated corrective actions are referred to as social welfare since they serve both the greater interest of society and some significant needs of the individual. In a narrower sense, social welfare includes those non-benefited acts of society, public or charitable, that are especially aimed at reducing distress and poverty or improving the causal circumstances of society. रिचर्ड टिटमस, सभी संबंधित सामूहिक कार्यों को सामाजिक कल्याण के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि वे समाज के बड़े हितों और व्यक्ति की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करते हैं। इस संकीर्ण अर्थ में सामाजिक कल्याण में समाज, सार्वजनिक और धर्मांतर के उन गैर लाभकारी कार्यों को शामिल किया गया है जो स्पष्ट रूप से संकट और गरीबी को कम करने या समाज की आकस्मिक परिस्थितियों में सुधार करने के उद्देश्य से है। एमी गुडमैन, all programs that are intended to protect adults and children from the uncertainty of ignorance, disease, disability, joblessness and the decline of poverty include social welfare. एमी गुडमैन, सभी कार्यक्रम जिनका उद्देश्य वयस्कों और बच्चों की अज्ञानता, बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी और गरीबी में कमी की अनिश्चितता से बचाना है, में सामाजिक कल्याण शामिल है। एलिजाबेथ, social welfare is a system of laws, programs, benefits and services that strengthen or assure the welfare of the population and the provision of meeting social needs recognized as basis to the functioning of social system. एलिजाबेथ, सामाजिक कल्याण कानूनों, कार्यक्रमों, लाभों और सेवाओं की एक प्रणाली है जो जनसंख्या के कल्याण को मजबूत या आश्वस्त करती है और सामाजिक व्यवस्था के कामकाज के लिए बुनियादी रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान करती है। नाउ स्टूडेंट्स, अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की या समाज कल्याण की उपागम है। द पर्पज ऑफ सोशल वेलफेयर इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी पर्सन्स progress and to provide support for that progress. The welfare state adopts various approaches to implement social welfare. समाज कल्याण का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति के लिए अवसर प्रदान करना और उस प्रगति के लिए सहायता प्रदान करना है। कल्याणकारी राज्य सामाजिक कल्याण को लागू करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरेक्शनल अप्रोच, सुधारक दृष्टिकोण; प्रोटेक्टिव अप्रोच, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण; डेमोक्रेटिक अप्रोच, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण; कम्युनिटी अप्रोच, सामुदायिक दृष्टिकोण; रेजिड्यूल मॉडल, अवशिष्ट मॉडल; इंस्टीट्यूशनल मॉडल, संस्थागत मॉडल। स्टूडेंट्स, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, यदि कहीं पर उपागम लिखा आता है तो उसका मतलब भी दृष्टिकोण और अप्रोचेस से ही होता है। कोरेक्शनल अप्रोच: when we accept the goal of social policy for the welfare of society,
then it is necessary to determine the means to achieve it. Rearrangement are essential for the welfare of society, but in current conditions, rearrangement are not possible till the desired change made. जब हम समाज के कल्याण के लिए सामाजिक नीति के उद्देश्य को स्वीकार करते हैं तो इसे प्राप्त करने के साधनों का निर्धारण करना आवश्यक है। समाज के कल्याण के लिए पुनर्व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वांछित परिवर्तन ना हो तब तक पुनर्व्यवस्था संभव नहीं है। If we want to make a very progressive process of reform, then the sensing system of law perform a very essential role. Social reform have been getting legitimacy through social laws. In the zone of social laws, labor laws have a very important place. अगर हम सुधार की एक बहुत ही प्रगतिशील प्रक्रिया बनाना चाहते हैं तो कानून की संवेदनशील प्रणाली एक बहुत ही आवश्यक भूमिका निभाती है। सामाजिक कानूनों के माध्यम से सामाजिक सुधारों को वैधता मिलती रही है। सामाजिक कानूनों के क्षेत्र में श्रम कानूनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फैक्ट्री लॉज दैट आर रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स लेबर, लॉज रिलेटेड टू compensation and maternity benefit, laws related to welfare and social security, etc. have been helpful in achieving the goal of social welfare. कारखाने के कानून, बच्चों और महिलाओं के श्रम की सुरक्षा से संबंधित कानून, मुआवजे और मातृत्व लाभ से संबंधित कानून, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून इत्यादि सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक रहे हैं। Protective approach. Damage, accident, sickness, inability, and unemployment are the conditions in a person's life when external help becomes necessary for him. Therefore, the system of protection against these different types of risks is called social security. It is an important foundation for the attainment of social welfare. Under this, social insurance, social assistance and business insurance schemes are included. किसी व्यक्ति के जीवन में क्षति, दुर्घटना, बीमारी, असमता और बेरोजगारी ऐसी स्थितियां हैं जब उसके लिए भारी सहायता आवश्यक हो जाती है। इसीलिए इन विभिन्न प्रकार के जोखिमों से सुरक्षा की व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। यह सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अंतर्गत सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता और व्यवसाय बीमा की योजनाएं शामिल है। सोशल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू द पर्सन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। संकट के समय व्यक्ति को राज्य द्वारा सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। डेमोक्रेटिक अप्रोच. Initially, social welfare was limited to the individual, family, business association, and religious people who were inspired by religious sentiments for the purpose of benevolence. प्रारंभ में सामाजिक कल्याण व्यक्ति, परिवार, व्यापारी संघ और धार्मिक लोगों तक सीमित था जो परोपकार के उद्देश्य से धार्मिक भावनाओं से प्रेरित थे। Until the 19th century, it was believed that no state intervention was required for social welfare. 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि सामाजिक कल्याण के लिए किसी राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। According to the developmental theory, the person who does not have the ability to live nature ends itself, but this attitude has changed today. विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार जिस व्यक्ति में जीने की क्षमता नहीं होती, प्रकृति स्वयं को समाप्त कर देती है, लेकिन आज यह रवैया बदल गया है। कम्युनिटी अप्रोच. The state and the individual are equally responsible for the welfare work. Therefore, under the 5-year plans in India, a community approach has been adopted to fulfill the goal of welfare works. कल्याण कार्यों के लिए राज्य और व्यक्ति समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसलिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कल्याणकारी कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण अपनाया गया। The extent to which the local community is ready to bear the responsibility of this welfare works on its shoulders with the help of the states. For this, such policies have been adopted by the state.
which is trying to protect the weaker part of the society and to make them as supportive as possible. स्थानीय समुदाय राज्य से सहयोग से अपने कंधों पर एक कल्याणकारी कार्यों की जिम्मेदारी उठाने के लिए किस हद तक तैयार है। इसके लिए राज्य द्वारा ऐसी नीतियां बनाई गई है जो समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने और उन्हें यथासंभव सहायक बनाने का प्रयास कर रही है। All people have equal responsibility to make the plan successful for achieving this goal. Therefore, under the community program, the state provides assistance to the people so that they can be able to make progress with their efforts. This community approach focused on the following things. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी सभी लोगों की समान है। इसलिए सामुदायिक कार्यक्रम के तहत राज्य लोगों को सहायता प्रदान करता है ताकि वे प्रयासों से प्रगति कर सके, अपना विकास कर सके। यह सामुदायिक दृष्टिकोण निम्नलिखित बातों पर केंद्रित है। सेल्फ हेल्प एंड ट्रेडिशनल हेल्प। ये जो कम्युनिटी दृष्टिकोण है या सामुदायिक दृष्टिकोण है, ये सब सहायता और पारंपरिक सहायता में विश्वास रखता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज टू डू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन कोऑपरेटिव एफर्ट्स। सहकारी प्रयासों में भागीदारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल रिफॉर्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। There are different types of needs in different societies, and an important need of one society is not necessarily equally important for another society. Therefore, it is a complex task to define social welfare universally. In this social context, social welfare can be defined from two different points of view. First, social welfare should be done only for those people who need it, like for poor people. And second, social welfare we can see as a right of every person. विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती है और एक समाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता दूसरे समाज के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। इसीलिए सामाजिक कल्याण को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करना एक जटिल कार्य है। इस संदर्भ में सामाजिक कल्याण को दो अलग अलग बिंदुओं से परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक कल्याण केवल उन लोगों के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जैसे कि गरीब लोगों के लिए। दूसरा, सामाजिक कल्याण हम प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के रूप में देख सकते हैं। द रेजिडुअल एंड द इंस्टीट्यूशनल आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू डिफाइनिंग सोशल वेलफेयर। फर्स्ट इज फॉर नीडी पीपल एंड सेकेंड इज एज ए राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अवशिष्ट और संस्थागत सामाजिक कल्याण को परिभाषित करने के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला जरूरतमंद लोगों के लिए और दूसरा हर नागरिक के अधिकार के तौर पर। The residual model normally urges that the government should be involved in social welfare matters only as a last resort when all other measures have failed. On the other hand, the institutional model believes that the government should continue to intervene as needed. अवशिष्ट मॉडल आमतौर पर मानता है कि सरकार को सामाजिक कल्याण के मामलों में केवल अंतिम उपाय के रूप में शामिल होना चाहिए जब अन्य सभी उपाय विफल हो जाए। दूसरी ओर संस्थागत मॉडल का मानना है कि सरकार को आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप जारी रखना चाहिए। द रेजिडुअल अप्रोच वेयर टॉक्स अबाउट ओनली द नीडी इन डायर नीड। ऑन द अदर हैंड, द इंस्टीट्यूशनल मॉडल टॉक्स about providing assistance to all in general. अवशिष्ट दृष्टिकोण जहाँ सिर्फ जरूरतमंदों की सख्त जरूरत के बारे में बात करता है। दूसरी ओर संस्थागत मॉडल सामान्य रूप से सभी को सहायता प्रदान करने की बात करता है। The residual model programs designed under this model normally are considered to be limited to the poor. Aid is stopped when people have access to help from elsewhere. As a result, such programs may be cheaper or administered
than other models and may be more in line with people's perceptions of justice, as it does not help all people, only those who need it as an utmost necessity, but they may be less expensive than programs produced under different models. इस मॉडल के तहत तैयार किए गए कार्यक्रम को आमतौर पर गरीबों तक सीमित माना जाता है। सहायता तब रोक दी जाती है जब लोगों को कहीं और से सहायता प्राप्त हो जाती है। नतीजतन इस तरह के कार्यक्रम अन्य मॉडलों की तुलना में सस्ते हो सकते हैं और लोगों की न्याय की धारणा के अनुरूप हो सकते हैं, क्योंकि यह सभी लोगों की मदद नहीं करते, सिर्फ उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। The institutional model. Under this model, social welfare is necessarily provided to all the rich and poor without any discrimination in society, and social welfare is considered an important part of the government program for the citizens. इस मॉडल के तहत समाज में बिना किसी भेदभाव के अमीर और गरीब सभी को सामाजिक कल्याण प्रदान किया जाता है और नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण को सरकारी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इन दिस मॉडल देयर इज नो नीड टू चेंज द कैटेगरीज ऑफ सोशल वेलफेयर रेसिपिएंट्स। इट इज़ फॉर एवरीवन। इट इज़ नॉट दैट इफ समवन इज गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर प्लेसेस देन द गवर्नमेंट विल नॉट गिव them facilities again, or two, it proves to be costly to administer, and at the same time this model also addresses the anger of those people who are supporters of limited government. इस मॉडल में समाज कल्याण प्राप्तकर्ताओं की श्रेणियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अन्य जगहों से मदद मिल रही है तो सरकार उन्हें दोबारा सुविधाएं नहीं देगी। हालांकि ये प्रशासन के लिए महंगा साबित होता है और साथ ही यह मॉडल उन लोगों के गुस्से को भी आकर्षित करता है जो सीमित सरकार के समय तक है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन. सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंक्लूसिव डिसिप्लिन दैट प्रमोट्स सोशल वर्क practices in administration. Social work includes social services, social dignity, and the importance of human relationship. समाज कल्याण प्रशासन एक समावेशी अनुशासन है जो प्रशासन में समाज कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देता है। सामाजिक कार्य में सामाजिक सेवाएं, सामाजिक गरिमा और मानवीय संबंधों का महत्व शामिल है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मैकेनिज्म दैट translates social policies or social programs and social legislation into practice. समाज कल्याण प्रशासन एक ऐसा तंत्र है जो सामाजिक नीतियों या सामाजिक कार्यक्रमों और सामाजिक कानूनों को व्यवहार में लाता है। Human has always strived for a happy and prosperous life. Family, community, and administration have been making efforts since the beginning to rid men of disability, disease, poverty, and other problems. The importance of citizen is considered to be of utmost importance in a democratic system, and in the current working state system, the responsibility of the citizens has become the responsibility of the government. In such circumstances, the importance of social welfare administration becomes more important as a system of social work. मानव हमेशा सुखी और समृद्ध जीवन जीने के प्रयासरत है। मनुष्य को अपंगता, रोग, गरीबी और अन्य समस्याओं से निजात दिलाने के लिए परिवार, समुदाय और प्रशासन शुरू से ही प्रयास करता रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के महत्व को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और वर्तमान कार्यशील राज्य व्यवस्था में नागरिकों का उत्तरदायित्व सरकार का हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक कार्य की एक प्रणाली के रूप में समाज कल्याण प्रशासन का महत्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन: प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। राष्ट्र की रक्षा और कानून व्यवस्था की रक्षा करना, ये समाज कल्याण प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन helps the people in relation to the arrangement of civil security and increases the enthusiasm of public. The social welfare administration is also involved in finding a long-term solution to the reduction of
adult, youth and child criminals. समाज कल्याण प्रशासन नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में लोगों की मदद करता है और जनता के उत्साह को बढ़ाता है। समाज कल्याण प्रशासन वयस्क, युवा और बाल अपराधियों की संख्या में कमी के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजने में भी शामिल है। Economic development. The main function of the state is economic development, and cooperation of social welfare administration is necessary for economic development. Social welfare administration contributes to economic development in the following way. राज्य का मुख्य कार्य आर्थिक विकास है और आर्थिक विकास के लिए समाज कल्याण प्रशासन का सहयोग आवश्यक है। समाज कल्याण प्रशासन निम्नलिखित तरीके से आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। It develops work capabilities with the level of aspiration of the पीपल। समाज कल्याण प्रशासन लोगों की आकांक्षाओं के स्तर के साथ कार्य क्षमता विकसित करता है। इंक्रीजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। समाज कल्याण प्रशासन औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करता है। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजेस एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर सर्विसेज एक्सेट्रा फॉर ऑल। समाज कल्याण प्रशासन सभी के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण सेवाओं इत्यादि की व्यवस्था करता है। Social development. The social welfare administration for the maximum development of manpower provides nutrition, health, education, training, employment, etc. Various types of social welfare services are often provided to those who have been deprived of their personality development and social functionalities in society due to their वीक एंड लो स्टेटस। जनशक्ति के अधिकतम विकास के लिए समाज कल्याण प्रशासन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार इत्यादि प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की समाज कल्याण सेवाएं अक्सर उन लोगों को प्रदान की जाती है जो अपने व्यक्तित्व, विकास और सामाजिक कार्यों के कारण समाज में वंचित रह गए हैं। सोशल वेलफेयर इन इंडिया। भारत में सामाजिक कल्याण। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल वेलफेयर द इंडियन ट्रेडिशनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन dharma, alms, mercy, dakshina, and the essence of which is self-sacrifice, self-government and helpful thoughts for others. समाज कल्याण के संदर्भ में भारतीय परंपरा दृष्टिकोण धर्म, दान, दया, दक्षिणा और त्याग पर आधारित है, जिसका सार आत्म बलिदान, शासन और दूसरों के लिए सहायक विचार है। The concept of social welfare in India is a very ancient concept. Human beings initially lived as disorganized groups and tribes, and poverty, disease and suffering have always existed in human life. As a result, man gave rise to a macro system in the form of group, community, society and state. भारत में समाज कल्याण की अवधारणा अति प्राचीन अवधारणा है। मनुष्य प्रारंभ में असंगठित समूहों और जनजातियों के रूप में रहता था और मानव जीवन में गरीबी, बीमारी और पीड़ा हमेशा मौजूद रही। परिणाम स्वरूप मनुष्य ने समूह, समुदाय, समाज और राज्य के रूप में एक मैक्रो सिस्टम को जन्म दिया। ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। लेबर एंड कैपिटल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ टू सेपरेट इंडिविजुअल्स। दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पावर इन सोसाइटी। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, many social problems were born and social welfare was developed to solve these problems. श्रम के विभाजन के कारण समाज में उत्पादन के साधन एक दूसरे से अलग हो गए। श्रम और पूंजी दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में चली गई। इससे समाज में शोषण, उत्पीड़न और संपत्ति और शक्ति का असमान वितरण हुआ। असमान वितरण के कारण अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ और इन सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए समाज कल्याण का विकास हुआ। In contemporary times, the Constitution of India guarantees to its citizens or people political, socio-economic justice and worship among them all society, guaranteeing the dignity of the individual and unity of the nation. समकालीन समय में भारतीय संविधान ने अपने नागरिक या लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय और उन सभी समाजों के बीच पूजा की गारंटी, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता की गारंटी दी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू जस्टिस द इंडियन सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन टू जस्टिस द इंडियन सिटीजन्स जस्टिस to political and social, economic,
freedom of language and expression and worship and belief, equality of opportunity and status, and at the same time promoted fraternity among citizens एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। भारत के संविधान ने भारतीय नागरिकों को न्याय, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक न्याय, भाषा और अभिव्यक्ति और पूजा और विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर और स्थिति की समानता और साथ ही नागरिकों और स्वयं के बीच बंधुत्व और भ्रातृत्व को बढ़ावा दिया है। In simple words, the main feature of Indian Constitution is to do social welfare for the people of India. It is clear from the preamble of the Constitution and the directive principle of state policy that the objective of the Constitution of India is social welfare. सरल शब्दों में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता भारत के लोगों के लिए सामाजिक कल्याण करना है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से स्पष्ट है कि भारत के संविधान का उद्देश्य समाज कल्याण है। Part 4 of the Constitution of India, which is directive principle of state policy, or we can say that totally related to the idea of social welfare in India by the state policies, which is saying that India is a welfare state. भारत के संविधान का भाग 4 जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, हम कह सकते हैं कि राज्य की नीतियों द्वारा भारत में सामाजिक कल्याण के विचार से पूरी तरह से संबंधित है, जो यह घोषणा कर रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। According to Article 38, the state shall endeavor to effectively secure the preserve a social order in which socio-economic and political justice, social shall inform all institutions of general life to promote the welfare of the people। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करेगा, जिसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक समानता जीवन के सभी संस्थानों को सूचित किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A, सिटीजन्स मैन एंड वुमेन हैव द इक्वल राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अनुच्छेद 39A के अनुसार नागरिक पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन का समान अधिकार है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 43, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इट will endeavor to provide work, a subsistence wage and decent standard of living to all workers in agriculture, industrial and agriculture by suitable legislation। अनुच्छेद 43 के अनुसार यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह उपयुक्त कानून द्वारा कृषि, औद्योगिक और कृषि में सभी श्रमिकों को काम, एक निर्वाह मजदूरी और एक सभ्य जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयास करेगा। According to Article 41, the state will make such provisions by which it can ensure public assistance, unemployment, old age, disease, works for a disabled, education, etc. within its economic capacity। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य ऐसे प्रावधान करेगा जिससे वह अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर जन सहायता, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगों के लिए कार्य, शिक्षा इत्यादि को सुनिश्चित कर सके। According to Article 46, the state shall protect the people from social injustice and all forms of exploitation, shall promote the educational and economic interest of the scheduled caste and the scheduled tribes, weaker section with special care। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य सामाजिक न्याय से लोगों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के शोषण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल SK अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।